जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अभी सीटेट से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको अभी पढ़ रहे हैं या अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, नोटिफिकेशन जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगी और आपका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में फिक्स है, होगा ही होगा। क्योंकि जब से सीबीटी के मोड में एग्ज़ाम आयोजित होने लगी है तब से सालाना एक ही एग्ज़ाम होती है, जो अमूमन दिसंबर से मार्च जनवरी के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो छात्र अगर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किसी भी राज्य के निवासी हों और आप किसी भी विद्यालय या कॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका पहला दायित्व बनता है कि आप सीटेट पास करने हेतु अपने सभी परिश्रम को उसमें लगा दें आप, ताकि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए और आप फिर किसी राज्य के अथवा केंद्र के विद्यालयों में आई अध्यापक या अध्यापिका की वैकेंसी के कारण के लिए आप तैयार रहें। तो समय की बर्बादी न करते हुए चलते हैं सीरीज के आज के तीसरे सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था? गैसेल, हरलॉक, मेरिडिथ या डगलस और हॉलैंड? तो हम कहेंगे कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन गैसेल का था। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। मूल प्रवृत्तियां को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? पहला पियाजे, दूसरा मैकडूगल, तीसरा थॉर्नडाइक और चौथा डगलस और हॉलैंड। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियों को जॉन ए मैकडूगल ने 14 प्रकार से मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, कामुकता और घृणा है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मन का, रॉस का, कोहलर का या फिर डगलस और हॉलैंड का? तो किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक योग्यता को ही अवधान कहते हैं। पहले समझ लीजिए अवधान है क्या। अवधान कहते हैं किसी भी वस्तु पर, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक योग्यता को अवधान कहते हैं और यह कथन है रॉस महोदय का। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? पहला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा चित्रांकन परीक्षण। तो देखिए, डॉक्टर एस जलोटा जो परीक्षण किए हैं वह है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय, स्पीयरमैन, वर्मन या स्टर्न? तो देखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन स्पीयरमैन ने किया है। इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं। पहला होता है सामान्य मानसिक योग्यता, समान मानसिक योग्यता जिसको जी बोलते हैं, और दूसरा होता है विशिष्ट मानसिक योग्यता। क्या होता है? विशिष्ट
मानसिक योग्यता, जिसको एस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन एस्पियर महोदय ने किया है, जो दो प्रकार से बुद्धि का दो कारक योग्यता देते हैं, जिसको पहला सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको जी मानते हैं, और विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको एस मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, दूसरा गाल्टन, तीसरा रॉस, चौथा वुडवर्थ। देखिए, फ्रांसिस, पूरा नाम था इनका फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य अनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला क्रेसमर, दूसरा युंग, तीसरा रॉस, चौथा स्टर्न। तो देखिए, व्यक्तिगत ग्रंथियों के आधार पर चर्चा किए हैं क्रेसर महोदय ने। किसने चर्चा किया है? क्रेसमर महोदय ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। देखिए, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना होगा मैं उसको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, और जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं करना होगा तो मैं उसको बिना मतलब का समय बर्बादी ना करते हुए अगले क्वेश्चन पे बढ़ता चलूंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक महोदय। दूसरा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, BF स्किनर। तीसरा, सीखने का क्लासिक सिद्धांत, पावलोव। और चौथा, सीखने का समग्र सिद्धांत, शिक्षा का दर्शन। तो देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, ये सही है। चूंकि हमसे सवाल पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लिया कीजिए ताकि आपको उत्तर खोजने में कठिनाई ना हो। दूसरा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, BF स्किनर, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव, ये भी सही है। और सीखने का समग्र सिद्धांत, शिक्षा का दर्शन, ये भी सही है। सीखने का समग्र शिक्षा सिद्धांत, इस क्वेश्चन को सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है, क्योंकि इसमें सभी सही लग रहे हैं मुझे। इस क्वेश्चन को अंत में देखेंगे। चलिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पहला कोल एवं ब्रूस का, दूसरा पियाजे का, तीसरा डिहान का, चौथा क्रो एवं क्रो का। देखिए, सृजनात्मकता होता क्या है? सृजनात्मकता का मतलब होता है नवीन वस्तु। क्या होता है? नवीन वस्तु। नवीन वस्तु हम किसको कहेंगे? जिसे हम पहले से कभी नहीं जानते हैं। जैसे अगर मेरा मान लीजिए कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं और कोई मुझे नया सब्सक्राइबर मिलता है जो मुझे पहले से नहीं जानता है, तो वो मेरे लिए क्या होगा? सृजनात्मकता होगा, मेरे लिए नई वस्तु होगी, नया व्यक्ति होगा। तो जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं वही सृजनात्मकता के कैटेगरी में आता है। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक योग्यता है, इसे कहा था क्रो एवं क्रो ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा, स्वयादृच्छिक क्रिया है। तीसरा, संज्ञानात्मक संकाय है। और चौथा, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि संज्ञानात्मक संकाय है। सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकाय है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उसका निरीक्षण करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है
और समस्या के सभी उपायों को समझता है व उनका हल निकालता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? पहला विक्टर ब्रूम, मास्लो, स्किनर और चौथा कोहलबर्ग। तो देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा 1964 में, कब? 1964 में, 1964 में दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति ही तय करेगा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने आत्म संयम को कब लागू करे। मतलब कि आत्म संयम का मतलब पैसेंस को कब लागू करे। जो हमारे में पैसेंस नहीं होता है, हम लोग अगर कोई एजुकेटर आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं या फिर वीडियो दे रहे हैं तो आप पूरा वीडियो तक नहीं देख रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि सीटेट में जाएंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा फेमस गीत है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, एक दिन हद से गुजर जाना है। तो सेम सीधा सा बात है। और बिहार में एक कहावत है कि भोज काल में कुम्हर नहीं रोपते हैं। तो मतलब कि अगर आपका एग्जाम अगर आने वाले समय में तय समय पर ही होगा, ये बात आपको मालूम है, तब आपकी तैयारी भी उसी अनुरूप होनी चाहिए, न कि एग्जाम के समय में जाकर आप अपना टेंशन बढ़ाएं और अपना एग्जाम की तैयारी में जो मन में आए सो उल्टा सीधा पढ़ ले, जो आपके लिए भी हितकर नहीं होगा और आपके भविष्य के लिए भी हितकर नहीं होगा। तो आप अभी से धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटा पढ़ते रहिए सीटेट, नहीं, मुश्किल से आप 2 से 3 घंटा सीटेट को 24 घंटा में से दीजिए और धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहिएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी आपको पहले मनोवैज्ञानिक का सारा सीरीज खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं ईवीएस में जितने भी जानवर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नंदू हाथी हो, चाहे वो उल्लू हो, चाहे मैना हो, चाहे वो आपको कबूतर हो, ये सभी, या कठफोड़वा हो, जितने भी पशु पक्षी से संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, मैं उसका सीरीज फिर खत्म कर दूंगा। फिर मैथ में मैं कुछ पेडागोजी आपको खत्म कर दूंगा। धीरे धीरे मैं भी आपका जो मतलब भविष्य है और आपका जो आने वाला एग्जाम है उसी अनुरूप आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका तैयारी सीधा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। रहा सवाल लिटरेचर का, लिटरेचर में जो आपका लैंग्वेज आप जो भी प्रेफर करना चाहते हैं, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिसका पैसेज आपको समझ में आता है। देखिए, लिटरेचर का अगर आपको नंबर उठाना है तो आपको पैसेज आप पर पूरा कमांड होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का पैसेज हो, चाहे वो इंग्लिश का पैसेज हो, चाहे फिर वो संस्कृत का पैसेज हो। इस पैसेज आपका सही चला गया तो आपको 15+ नंबर लिटरेचर में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बिहार यूपी वाले छात्रों का सबसे प्रॉब्लम रहा यही है कि इंग्लिश को लेकर। तो आप अभी से पैसेज बनाना शुरू कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक दो पैसेज बनाइएगा ना, तो आपका तैयारी उस लेवल पर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और पैसेज में से कहां से आंसर खोजना है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। देखिए, प्रासंक्रियात्मक अवस्था पियाजे द्वारा स्थापित संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। ये जो अवस्था है वो संज्ञानात्मक अवस्था की सेकेंड स्टेज है। ठीक है, प्रासंक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 4 वर्ष से होता है। कब होता है? 2 से 4 वर्ष। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। और दूसरा जो एक अवस्था 2 भागों में बांटा है, एक तो प्रासंक्रियात्मक हो गया, दूसरा होता है अंतःदर्शी। क्या होता है? अंतःदर्शी, जो 4 से 7 होता है। क्या होता है? 4 से 7 होता है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बीने, चोम्स्की या मास्लो? तो चोम्स्की जो है 20वीं सदी के महान भाषा वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो हुआ था किसका? चोम्स्की का 7 दिसंबर 1928। कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1928 को। किसका? चोम्स्की साहब का। और चोम्स्की महोदय ने ही भाषा विज्ञान से अपने आप को संबंधित किया था।
चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज के सेशन का। संज्ञानात्मक विकास, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक महोदय ने किस शीर्षक से? तो हम कहेंगे अधिगम, त्रुटि एवं भूल। ये मैंने पिछले वीडियो में पहले सेशन में भी बताया है, दूसरे सेशन में भी बताया है और आज के सेशन में भी बता रहा हूँ। थॉर्नडाइक महोदय के लिए आप याद रखिएगा कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उनका मानना था कि और एक बात ये भी याद रखिएगा, मुझे याद आ गया, इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? तो इन्होंने सिद्धांत दिया था 1 मिनट रुक जाइए, इन्होंने सिद्धांत दिया था 1898 को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। क्या प्रतिपादन किया था? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। कब? 1898 में। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तृतीय अवस्था कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं SPCF 4 अवस्थाएं दी थी। इसमें से पूछ रहा है कि तृतीय अवस्था कौन होती है? तो तृतीय अवस्था देखिए, S पहला, P दूसरा, C हो गया कौन मेरा? पहला। C का मतलब होता है कंक्रीट, तो C से हम चलेंगे मारते हुए। कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है? कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। F का मतलब होता है फॉर्मल स्टेज, C का होता है कंक्रीट स्टेज, P का मतलब होता है प्री कंक्रीट स्टेज, और S का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने साल के लिए होता है? ये अवस्था होता है 7 से 11 वर्ष। याद रखिएगा, 7 से 11 वर्ष, जिसमें अवस्था में क्या होता है? बालक का 4 अवस्था तो हम पहले बता चुके हैं, SPCF। तो उसमें से ये C है, क्योंकि C का मतलब होता है कंक्रीट स्टेज, तो ये कंक्रीट लेवल का है और जिसका उम्र होता है 7 से 11। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या ML बिग्गी। तो देखिए, सीखने के प्रयास का मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने हेतु यह कथन था एबिंगहॉस का। किसका था? एबिंगहॉस का। याद रखिएगा। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच यह सहयोग का समर्थन किया है। और तीसरा है, यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। और चौथा है, नैतिक तर्क और नैतिकता एक और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो हम कहेंगे कि चौथा ऑप्शन सही है कि नैतिकता और एक कार्रवाई के बीच एक नैतिक संबंध स्थापित करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाहरी पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? पहला, पूर्व परंपरागत सिद्धांत। दूसरा है परंपरागत सिद्धांत। तीसरा है पश्च परंपरागत सिद्धांत और चौथा है सार्वभौमिक सिद्धांत। देखिए, नैतिक विकास के तीन स्तर को है। पहला है पूर्व परंपरागत सिद्धांत जो 7 से 10 वर्ष के लिए होता है। दूसरा है परंपरागत नैतिक सिद्धांत जो 10 से 13 वर्ष के लिए होता है। और चौथा है
उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर जो 13 वर्ष से ऊपर के लिए होता है। तो यहाँ पूछ रहा है वो नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित करता है, किस कब करेगा, तो पूर्व परंपरागत सिद्धांत के जो 7 से 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है, उसके अंतर्गत बच्चे नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता। बालक के नैतिक तर्क बाहरी पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बालक विवेचना तार्किक नहीं है, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था क्या कहलाती है? संवेदी गामक काल, पूर्व क्रियात्मक काल, तीसरा मूर्त क्रियात्मक काल और चौथा औपचारिक क्रियात्मक काल। तो देखिए, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की विवेचना तार्किक नहीं होती है। यहाँ पूछ रहा है कि व्यवस्थित तर्क पर नहीं है, इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। पूर्व क्रियात्मक काल में बच्चे की जो अवस्था होती है उसमें बालक का विवेचना तार्किक नहीं होती है, यह अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों को संग्रह करता है। VVVVI। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1983 में। कब किया गया था? 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1983 में। किसने किया था और कितने प्रकार की बुद्धि दी थी? तो याद रखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धि दी गई थी। कौन कौन बुद्धि थी? इसमें पहला था भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय भाषाई बुद्धि, जैसे कोई टीवी एंकर सब होता है जो न्यूज पढ़ता है या फिर कोई डिबेट में आप देखते रहिएगा, तो वो भाषाई बुद्धि हो गया। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो मैथमेटिशियन है उनको तार्किक गणितीय बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, सांकेतिक बुद्धि, अंतरप्रासिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, कितना हो गया, और अंतिम एक लास्ट होगा नैसर्गिक बुद्धि, और शायद लास्ट एक और हो गया, हाँ, अंतर अस्तित्व बाह्य बुद्धि सम्मिलित है। किसने दिया था? तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो 9 बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित है, जो 1983 में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत को देने वाले हमारे थे हावर्ड गार्डनर महोदय। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नोम चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतरजात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। पहला भाषा अनुकूलन श्रेणी, दूसरा भाषा अर्जन साधन, तीसरा भाषा स्वीकार इच्छा, भाषा अर्जन क्षेत्र। तो नोम चोम्स्की के अनुसार जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया उसके अनुसार भाषा अर्जन साधन भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है। भाषा अर्जन करने का जो साधन है वो भाषा अर्जित करने की एक जन्म अंतर्जात क्षमता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। पहला समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। तो देखिए, ज्ञानेंद्र द्वारा जो उन्होंने दिया था वो 8 अनुक्रमिक सिद्धांत दिया था। कितना सिद्धांत दिया था? 8। तो इसमें पूछ रहा है प्रस्तावित अधिगम का उच्चतर स्तर। तो जब उच्चतम होगा तो निम्नतम भी होगा सवाल में, निश्चित है। कोई ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो आएगा। तो उच्चतम स्तर तो पूछ रहा है, तो उच्चतम स्तर तो हम बाद में जाएंगे। निम्नतम स्तर होता है संकेत अधिगम। क्या होता है? संकेत अधिगम। देखिए, निम्नतम स्तर होता है संकेत अधिगम। ये हो गया कौन सा? निम्नतम। देखिए, पूछ रहा है हमसे सवाल में उच्चतम मतलब टॉप, और हम ये बता रहे हैं संकेत अधिगम स्तर क्या होता है? बॉटम। तो ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर होता है समस्या समाधान अधिगम,
और निम्नतम स्तर होता है संकेत अधिगम। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है? देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ अथवा अधिक कुशल साथी के सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है? निर्देशित सहभागिता। दूसरा, एस्केप फोल्डिंग। याद रखिएगा, एस्केप फोल्डिंग को ही पार या ढांचा कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पार लिखा रहेगा या कहीं ढांचा, उसी को इंग्लिश में एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। तीसरा है आसन्न विकास क्षेत्र और चौथा है अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो इसका आंसर हो जाएगा आसन्न विकास क्षेत्र। समझे? चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा, बच्चों की सोच से वयस्कों निम्न होती है। तीसरा, बच्चों की सोच से वयस्कों से बेहतर होती है। और चौथा बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ मात्रात्मक और यहाँ लिखा हुआ है गुणात्मक, मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से क्या होती है? वयस्कों से भिन्न होती है। किस रूप में? गुणात्मक रूप में भिन्न होती है। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति, विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है और एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम हमेशा एक सामाजिक गतिविधि होगा। लेव वाइगोत्स्की का अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। इनके द्वारा जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये आपके आज के अंतिम क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मित्र मेरे सीटेट से संबंधित वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण सीरीज का लाभ उठा सकें। अभी आपके एग्ज़ाम में अभी आने वाले समय में टाइम है, समय का इंतजार ना कीजिए, अपने तैयारी को धार दीजिए और धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि सीटेट अब आसान नहीं रहा, पैटर्न भी चेंज होने की संभावना है। तो डे बाय डे जो है सीटेट थोड़ा सा अपने आप को, अपने लेवल को ऊपर करता जा रहा है। तो जब तक आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक जब समय आएगा तो फिर आपकी तैयारी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। और जो छात्र इस बार तैयारी कर रहे हैं या अभी से शुरू करती हैं, वो आपके साथी अगर हों तो वो आगे निकल जाएंगे। फिर वो किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विद्यालयों में अध्यापक या अध्यापिका बनने हेतु तैयार मिलेंगे और आप फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो जब तक आप सीटेट या राज्य स्तरीय शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपको एच टेट हो, चाहे बिहार जैसे में स्टेट हो, तो जब तक आप पास नहीं होते हैं तब तक आपके शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का वैल्यू 0/0 ही रहेगा। सीटेट अथवा राज्य शिक्षक दक्षता परीक्षा जो राज्य द्वारा आयोजित होती है, जब आप वो पास कर जाते हैं तभी आपके बीएड, डीएड, बीटीसी या अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का मान मिलता है या सम्मान मिलता है। तो जितना आप तत्परता से, जितने आप उत्सुकता से आप ये कोर्स कर रहे हैं, उससे अधिक उत्सुकता से आप सीटेट की तैयारी करें अथवा यूपी टेट की तैयारी करें अथवा एच टेट की तैयारी करें अथवा किसी भी राज्य के शिक्षक दक्षता परीक्षा की आप तैयारी करें। सभी का कोर्स जो होता है, सभी का जो प्रश्न होता है हूबहू सेम होता है, अप एंड डाउन होता है। यूपी टेट अपने लेवल को थोड़ा सा सीटेट से ऊंचा रखता है। मैंने उसी को ध्यान में रखकर अभी क्वेश्चन आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। जितने भी मेरे क्वेश्चन आपको अभी मैं, ये तीसरा सीरीज है, तीनों सीरीज में
90% यूपी टेट के क्वेश्चन को शामिल किया है, क्योंकि यूपी टेट का जो क्वेश्चन होता है और सी टेट का जो क्वेश्चन होता है उसमें 19-20 का अंतर होता है। सिलेबस सेम होता है, लेकिन यूपी टेट अपने आप को थोड़ा सा ग्रेड अप करके रखता है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन होता है वो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक और शेयर जरूर करें।